बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इसको हम दो पार्ट्स में जो डिस्कस करेंगे। आज पहला पार्ट हम इसमें जो डिस्कस करेंगे कि मेंडल ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए और किस तरह से उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की भी बात करेंगे। मेंडलिज्म को हमने डिस्कस करना है इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेंडल कौन था, उसने क्या काम किया। तो ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 ये इसका जो वो पीरियड है, दैट इज द फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स। ऑस्ट्रिया का ये था और इसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे पी प्लांट के ऊपर। बेसिकली ये कायस था, पादरी था और अपने चर्च के अंदर इसको काफी फ्री टाइम मिल जाता था, तो उसने अपने चर्च के गार्डन में ही उसने जो है वो ग्रो करवाए हुए थे मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स, और उसमें उसने पी प्लांट को जो है वो चूज किया। चूज क्यों किया, उसकी कई एक रीजंस थी, जैसे ये खास तौर पर इसका ड्यूरेशन टाइम और इसकी क्रॉसिंग ये जो है वो इजी थी, ब्रीडिंग इजी थी, इसलिए जो है उसने इसको जो है वो चूज किया। ये हम आगे मजीद डिस्कस करेंगे। और काम करते हुए पी प्लांट के ऊपर इसने अबाउट मिड ऑफ द 19th सेंचुरी इसने प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स दिए। इसने पी प्लांट के ऊपर मुख्तलिफ तरह से क्रॉस करवाते हुए एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में इसने जो वो प्रपोज किए लॉज इनहेरिटेंस के। जो मेन इसके मतलब जो आइडिया था वो ये था कि इसने जो वो कंक्लूड किया कि कुछ हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं जो इनहेरिटेंस का सबब बनते हैं। बाद में उन हेरिडिटी फैक्टर्स को नाम दिया गया जीन्स का। इनहेरिटेंस है क्या? बेसिकली ये ट्रांसमिशन है ट्रेट्स की फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है ये बेसिकली ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उनकी कंक्लूजन्स हैं, फाइंडिंग्स हैं मेंडल की, जो ये डिस्क्राइब करती हैं कि किस तरह से हेरिडिटी कैरेक्टर्स पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म से ऑफस्प्रिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो मुंतकिल हो रही है, आइडिया दे रही हैं ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स का। ठीक है, तो मेंडल ने जो है वो ये काम किया था 1865 और 1866 में उसने पब्लिकेशंस की थी, और इसके काम को फिर रीडिस्कवर किया गया इन 1900 20th सेंचुरी के आगाज में, और रीडिस्कवरी में फाइंडिंग्स ज्यादा हैं। ठीक है, इसने जो काम किए थे उसके मुताबिक इसको जीन अलील का कोई आइडिया नहीं था, इसने फैक्टर्स की बात कर दी थी, लेकिन बाद में उन्हीं फैक्टर्स को बाकायदा नेम दिया गया जीन्स का। और उसके बाद जब वो मॉडर्न जेनेटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा काम हो रहे हैं और हुए, लेकिन उसकी बेस ये मेंडेलियन जेनेटिक्स थी। ठीक है, हम कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं जो हमें इस मेंडेलियन जेनेटिक्स को समझने के लिए आसानी देंगी। उन टर्म्स में पहले नंबर पर तो जीन और अलील की बात है। हमारे क्रोमोसोम्स में जीन्स मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम्स पेयर की सूरत में है, तो इसका मतलब है वो जीन्स भी पेयर्स में है, तो उस एक पेयर के अंदर जो पार्टनर होंगे वो दोनों एक दूसरे के अलील होंगे। जिस पोजीशन पे जीन लगे हुए हैं दैट इज द लोकस। अब हर जीन के अंदर जो है वो जो पार्टनर्स हैं, इसमें वो दोनों पार्टनर बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर भी हो सकते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ होमोजाइगस, आइडेंटिकल होंगे। और अगर जो है वो वेरी करेंगे एक दूसरे से, ठीक है, तो वो हेट्रोजाइगस कहलाएंगे। उनमें से एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, मेनली अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन जेनेटिक्स। जो एक्सप्रेस हो रहा होगा दैट इज द डोमिनेंट, जो नहीं हो पा रहा होगा दैट इज रिसेसिव। लेकिन बाद में को डोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंट, ये कई और बातें भी सामने हैं। जीनोटाइप जो है ये बेसिकली सेट ऑफ जीन्स हैं, कौन कौन सी जीन्स अलील्स मौजूद है एक इंडिविजुअल के अंदर फर्टिलाइजेशन के वक्त जो उसमें आ जाती हैं। और फिनोटाइप उस इंडिविजुअल की फिजिकल अपीयरेंस है। डोमिनेंट एंड रिसेसिव फिनोटाइप्स में अगर हम बात करें तो एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल आपके पास है, और उसमें हेट्रोजाइगस
स्टेट पे जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है दैट इज द डोमिनेंट, एंड अदर वन जो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा दैट इज द रिसेसिव। रिसेसिव सिर्फ तभी एक्सप्रेस होगा जब वो होमोजाइगस फॉर्म में होगा। ठीक है, हमने बात की अभी जीनोटाइप की, दैट इज द एंटायर जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, और फिनोटाइप दैट इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। और होमोजाइगस में हमने बात की कि ये दोनों अलील्स का सेम होना है, एग्जैक्ट सेम होना है। और हेट्रोजाइगस हमने बात की कि ये जो है वो अलील्स का एक दूसरे से वेरी करता है। तो ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस हमने जो है वो डिस्कस किया अभी, हम इसको आगे फर्दर जो है डिस्कस करेंगे। एक पन्नेट स्क्वायर की बात है। पन्नेट स्क्वायर क्या है? पन्नेट साइंटिस्ट था, उसने ये जो है वो मेथड अपनाया था जिसमें इन स्क्वायर्स को यूज किया जाता है मैटिंग्स को शो करने के लिए और उनकी पॉसिबल ऑफस्प्रिंग को शो करने के लिए जो उसकी प्रोडक्शन के नतीजे में बन सकती है। जैसे एक अगर इंडिविजुअल उसके ये दो गैमेट्स हैं, ठीक है, और दूसरे इंडिविजुअल के ये दो गैमेट्स हैं, तो इनमें जो पॉसिबल क्रॉस बनते हुए ये चार जो है वो जीनोटाइप्स और फिर इनसे बनने वाली फिनोटाइप, पॉसिबल फिनोटाइप्स ये बन सकती है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि कौन कौन सी जीनोटाइप्स और कौन सी फिनोटाइप्स उस उन गैमेट्स के नतीजे में बन सकती हैं, पन्नेट स्क्वायर जो है वो यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं मेंडल ने काम क्या किया था और उसकी फाइंडिंग्स क्या थी। मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर काम किया और ये जो पी प्लांट था इसमें उसने 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेट्स देखे, जो कि फ्लावर का कलर था, फ्लावर की पोजीशन थी, सीड कलर था, सीड की शेप थी, पॉड की जो है वो शेप थी, पॉड का जो है वो कलर था, और फिर जो है वो स्टेम की लेंथ थी। ये 7 ट्रेट्स थे जो उसने मटर के पौधे में देखे, जिसमें ये डोमिनेंट फिनोटाइप्स जो हैं, जैसे फ्लावर का कलर पर्पल, या उसकी पोजीशन एक्सियल, या येलो सीड कलर, या राउंड सीड शेप, या इन्फ्लेटेड पॉड शेप, ग्रीन जो है वो पॉड कलर, और टाल, ये डोमिनेंट फिनोटाइप्स हैं। और साथ ही रिसेसिव में वाइट फ्लावर, टर्मिनल फ्लावर, ग्रीन सीड, रिंकल सीड, कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड, येलो पॉड और डिवार्फ प्लांट, ये जो है वो रिसेसिव फिनोटाइप्स है। तो अगर हम एक ट्रेट ले लें, कोई एक ट्रेट, जैसे हम बात कर लेते हैं सीड कलर की बात कर लेते हैं, तो सीड कलर की 2 पॉसिबल फिनोटाइप्स हैं, एक येलो सीडेड और एक ग्रीन सीडेड। ठीक है, 2 पॉसिबल फिनोटाइप, इनका हम क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस करवा के देखेंगे कि आगे क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, और उससे जो है वो हम फाइंडिंग्स, तो मेंडल ने यही सारा काम किया था कि ये सातों के सातों ट्रेड्स को लेते हुए उसने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे पी प्लांट के ऊपर। क्यों पी प्लांट के ऊपर? क्योंकि ये सेल्फ फर्टिलाइज भी हो सकता था, क्रॉस फर्टिलाइज भी हो सकता था, इसका जनरेशन टाइम थोड़ा था, बड़ी तेजी से ग्रो करता था, और उसके उसके जो है वो गार्डन में ये आइडियल इसकी जो है वो ग्रोथ थी। थोड़े टाइम में वो इसके ऊपर ज्यादा जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करते हुए ज्यादा रिजल्ट फाइंड कर सकता था। 11 साल उसने एक्सपेरिमेंट किए थे पायसम सेटिवम के ऊपर। कैसे एक्सपेरिमेंट किए? तो करता क्या था, एक प्लांट को लेके दूसरे प्लांट के साथ वो क्रॉस कैसे करवाता था। पहले नंबर पर तो अगर वो चाहता था ना कि ये प्लांट सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना करे, तो वो उन प्लांट्स के एंथर को रिमूव कर देता था, और एक प्लांट के एंथर को रिमूव करके अगर वो दूसरे प्लांट के जो है वो फ्लावर के साथ आके उसकी स्टिग्मा के साथ उसको जो है वो क्या करेगा, डस्टिंग करेगा, रप्चर करेगा, तो वो स्टेमन से वो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे जानब स्टिग्मा में जो है वो चले जाएंगे और उसके अंदर एंटर होके उसकी ओवरी के अंदर जो है वो जाके वो फर्टिलाइज करेंगे ओव्यूल को, और उसके नतीजे में सीड बनेंगे, और जब वो ओवरी राइपन हो जाएगी तो उस फ्रूट के अंदर जो है वो सीड बन चुके होंगे। ये सीड जब वो ग्रो करवाएगा तो उससे बनने वाले जो प्लांट्स हैं वो उस क्रॉस का रिजल्ट होंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पर तो ये चीज कि अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन करनी है तो फिर तो कोई ऐसी कंडीशंस नहीं है, वही स्टिग्मा वो पोलन ग्रेन्स के साथ, एंथर्स के साथ अटैच हो सकते हैं वो एक ही फ्लावर के। लेकिन अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होनी है तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन में जो है वो फिर क्या है, तो एक टाइप के प्लांट में क्या कर रहा है, वो स्टेमन्स ले रहा है और दूसरे जानब उसको कार्पल्स के साथ जो है वो उसको रगड़ रहा है, उसकी डस्टिंग कर रहा है। उसके नतीजे में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और फिर जो सीड बनेंगे उस फ्लावर के फ्रूट में, ठीक है, तो उन सीड को
ग्रो करवा के उसको जमीन में बोझ के उससे जो प्लांट बनेंगे उससे जो है वो प्लांट हमारे पास रिजल्टेंट होंगे उस क्रॉस का। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हुए 3 लॉज बनाए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उनका वन बाय वन जो डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर तो मेंडल ने सातों के सातों ट्रेड्स के ऊपर काम किया था। पी प्लांट में जैसे उसने राउंड को रिंकल के साथ क्रॉस करवाया, F1 उसके पास राउंड ही आई, पी पेरेंटल से है, F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन से है, पेरेंटल क्रॉस के नतीजे में बनने वाली पहली जनरेशन। और फिर जब इस F1 का आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन उसने करवाई तो बनने में जो F2 हमारे पास आएगी सेकंड फीलियल जनरेशन, उसका उसने रिजल्ट देखा, एक्चुअल रेशियो और जो प्रोबेबल रेशियो जो है वो उसको ऑब्जर्व किया। क्या उसके पास ऑब्जर्वेशन आई है हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब आपके सामने है जैसे येलो को ग्रीन के साथ क्रॉस करवाएं तो F1 येलो है, ठीक है, पर्पल को व्हाइट के साथ क्रॉस करवाएं तो F1 पर्पल है। तो ये जो F1 जनरेशंस में जो ट्रेड शो हो रहे हैं ये डोमिनेंट फिनोटाइप्स, और जो मास्क हो रही हैं, जो हाइड हो रही हैं, वो रिसेसिव फिनोटाइप्स। तो ये उसने सारी ऑब्जर्वेशंस की, एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑब्जर्व किया, और इन ऑब्जर्वेशन के नतीजे में एक लॉ उसने दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था? इस लॉ के मुताबिक जब दो डिफरेंट अलील्स, उसको तो अलील्स का नहीं पता था, उसने तो फैक्टर्स का नाम लिया था, ठीक है, तो जब वो एक ट्रेट में दोनों इकट्ठी आ जाती हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जाती है, तो इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक अलील एक्सप्रेस हो जाती है और दूसरी हाइड हो जाती है, मास्क हो जाती है। तो जो हिडन होगी दैट विल बी रिसेसिव, और जो एक्सप्रेस होगी दैट इज द डोमिनेंट। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है इसके मुताबिक जब एक क्रॉस करवाया जा रहा है तो जो डोमिनेंट अलील होगी दैट विल बी एक्सप्रेस्ड, और जो रिसेसिव होगी वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो जो हाइब्रिड इंडिविजुअल जो बनेगा तो वो फिनोटिपिकली सिर्फ डोमिनेंट करेक्टर्स रखेगा, जो रिसेसिव करेक्टर है वो उसके अंदर हाइड हुए होंगे, उसके अंदर छुपे हुए होंगे। दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने जो स्टडी किए थे ट्रेड्स, वो सारे के सारे कंप्लीट डोमिनेंस वाले थे। उसको नहीं पता था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी होती है, को डोमिनेंस भी होती है, वो तो बाद में डिस्कवरीज हुई और पता चला कि इतनी फर्दर टाइप्स भी हैं। इसने जो आइडिया दिया था वो डोमिनेंस का आइडिया ही दिया। ठीक है, डोमिनेंस में ये आपके सामने ही उसने जो क्रॉस करवाया जिस तरह से कि जैसे होमोजाइगस टॉल का क्रॉस डिवाफ के साथ करवाया तो F1 सारी की सारी टॉल ही बनी, जो ये इंडिकेट कर रही है कि टॉल इज डोमिनेंट ओवर डिवाफ। फिर इनका आपस में ही F1 का क्रॉस करवाया तो F2 में उसके पास टाल भी आ गई और डिवाफ भी आ गई, टाल भी आ गई और डिवाफ भी आ गई, जिससे ये इंडिकेट हो रहा है कि जो डिवाफ है वो F1 में हाइड हुआ था, लेकिन जब भी उसको मौका मिला तो उसने अपने आप को शो कर लिया। ठीक है, वो 3:1 की रेशियो आएगी फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक जो है वो वहां पर 1:1 को आगे हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ऐसे ही अगर एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो उसमें भी जहां पर भी दो हेट्रोजाइगट बनेंगे, उस हेट्रोजाइगट के अंदर जो है दोनों रील्स में से एक अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होगा, दूसरा नहीं कर रहा होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, आपके सामने ये एक सीड है, कैपिटल R स्मॉल r है ये, लेकिन ये है राउंड ही, फिनोटिपिकली राउंड ही नजर आ रहा है। ऐसी ये कैपिटल Y स्मॉल y भी है तो फिनोटिपिकली ये येलो ही नजर आ रहा है। तो जब भी हेट्रोजाइगट कंडीशन आएगी और उसमें जो अलील एक्सप्रेस हो रहा होगा दैट इज द डोमिनेंट एंड द वन इज द रिसेसिव। अब मेंडल ने जो लॉ दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, हम उसको डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जो बेस थी उसके पास वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। ठीक है,
वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। मेंडल ने क्रॉस करवाए, प्लांट्स का जो है वो क्रॉस करवाया एक दूसरे के साथ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक ही ट्रेट को जो है वो स्टडी करते हुए, ठीक है। और उस एक ही ट्रेट को स्टडी करते हुए उसने देखा कि F1 प्रोजनी और F2 प्रोजनी क्या निकलती हैं। उसने ऑब्जर्व किया कि पेरेंट्स के पास ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो अलील्स हैं, ये पेयर्स की सूरत में होते हैं, लेकिन उनके गैमेट्स में पेयर्स की सूरत में नहीं जाते। और जो गैमेट्स हैं उनके अंदर एक एक ही वो फैक्टर आता है, और ये एक एक फैक्टर दोबारा आपस में मिलके फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट में दोबारा पेयर की सूरत में हो जाते हैं, ठीक है। तो मेंडेलियन ट्रेड्स के मुताबिक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं क्या है ये। इस लॉ के मुताबिक कोई भी जब हम एक ट्रेड स्टडी करते हैं तो उस ट्रेड के जो फैक्टर्स हैं वो इंडिविजुअल के पास पेयर्स की सूरत में होते हैं, और गैमेट फॉर्मेशन के वक्त ये जो फैक्टर हैं जो पेयर की सूरत में है, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। इस तरह से सेग्रीगेट हो जाते हैं कि हर गैमेट को एक एक मिलेगा, हर गैमेट को एक एक मिलेगा। मतलब हम बात करें अगर कि एक इंडिविजुअल है, उसके पास ये 2 अलील मौजूद है, तो जब गैमेट्स बनेंगे तो ये 2 अलील इस तरह से सेपरेट होंगे कि मियोसिस की वजह से ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए। इस तरह से सेपरेट होंगे कि एक गैमेट को एक अलील मिलेगा और दूसरे गैमेट को दूसरा अलील मिलेगा। ये दोनों अलील एक दूसरे से सेपरेट हो गए, सेग्रीगेट हो गए, ठीक है। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने ये क्या देखा था? मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो ऑब्जर्व किया, जो उसने देखा और फाइंड किया, कंक्लूड की, उसने कहा कि हर इंडिविजुअल के पास एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए 2 फैक्टर्स हैं, पेयर फैक्टर्स, और ये फैक्टर्स सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं एक दूसरे से गैमेटोजेनेसिस के दौरान, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, और इस तरह से सेपरेट होते हैं कि हर गैमेट को एक एक मिलता है, हर गैमेट को एक एक फैक्टर मिलता है। और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ये गैमेट्स दोबारा जब यूनाइट होते हैं तो फिर इनके फैक्टर्स भी मिलके, तो जाइगोट लेवल पे जो है ये फिर दोबारा पेयर्स की सूरत में फैक्टर्स आ जाते हैं। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेपरेशन के गैमेटोजेनेसिस के वक्त ये पेयर्स की सूरत में जो फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट जरूर होते हैं, और इस तरह से सेपरेट होते हैं कि गैमेट्स को एक एक मिलता है, और इस लॉ को अब तक झुटलाया नहीं जा सकता। उसने ऑब्जर्व किया कि जब वो टाल प्लांट्स को क्रॉस करवाता था डिवाफ प्लांट्स के साथ, तो उसके पास जो F1 प्रोजेनी आती थी वो तमाम की तमाम वो टाल प्लांट ही आते थे। और जब वो इन्हीं टाल प्लांट्स को, F1 के टाल प्लांट्स को आपस में फर्टिलाइज करवाता था, तो उसके पास जो नतीजे में F2 प्रोजेनी आती थी, जो F2 जनरेशन आती थी, वो इस तरह से होती थी कि उसमें टाल भी होते थे और उसमें डिवाफ भी होते थे, उसमें टाल भी होते थे और उसमें डिवाफ भी होते थे। और जो फिनोटिपिक रेशियो उसके पास टाल और डिवाफ की आती थी, दैट वाज दी 3-1, कि 3 डोमिनेंट फिनोटाइप वाले थे और 1 रिसेसिव फिनोटाइप वाला था, ठीक है। अब अगर हम इसको ये देखें कि जब उसने पहले क्रॉस करवाया और क्रॉस के नतीजे में टाल का क्रॉस जब उसने डिवाफ के साथ करवाया, तो अगर खसूसियात सिर्फ टाल की ही गई हुई होती F1 में, जैसे हम F1 देखते हैं कि F1 इज द टाल प्लांट, तो अगर सिर्फ खसूसियात इस टाल से ही आई हुई होती, तो जब इनकी आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन F1 की करवाई है, तो फिर यहाँ पर F2 में ये कैसे बन गया डिवाफ? इसका मतलब है कि वो जो टाल प्लांट था F1 जनरेशन का, उसमें भी डिवाफ वाले करेक्टर मौजूद थे, लेकिन हाइड हुए हुए थे, मास्क हुए हुए थे, रिसेसिव फॉर्म में। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो F1 प्लांट बना था F1 में, उसको जो
खुसूसियात मिली हैं वो दोनों पेरेंट से मिली हैं, वो टाल से भी मिली हैं, वो डिवाब से भी मिली हैं, लेकिन एक्सप्रेस एक की हुई है, दूसरी उसके अंदर हाइड हुई हुई। ठीक है, तो खुसूसियात दोनों तरफ से आ रही हैं। दोनों तरफ से कैसे आ रही हैं, इसकी वजाहत उसने जो है वो बाद में यही की कि असल में ये दो फैक्टर्स जो है वो, यानी कि पेयर की सूरत में उसके पास फैक्टर थे, तो वो जब गैमेट्स बने तो ये फैक्टर जो है वो पेयर की सूरत में ना रहे, गैमेट्स के अंदर एक एक फैक्टर आया। तो इसका मतलब है स्ट्रेट का वो जो पेयर ऑफ फैक्टर है, वो पेयर ऑफ फैक्टर दोनों तरफ से आया हुआ है, मदर से भी आया हुआ है, फादर से भी आया हुआ है, दोनों पेरेंट्स से आया हुआ है। तो दोनों पेरेंट्स के जो गैमेट्स होंगे उनमें वो एक एक फैक्टर होगा, और ये गैमेट्स जब आपस में ज्वाइन करेंगे तो जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उसमें वो फैक्टर पेयर की सूरत में हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हर एक जो इंडिविजुअल है वो दोनों पेरेंट्स से खसूसियात ले रहा है। F1 का जब आपस में क्रॉस हुआ तो उसके पास जो है वो जो रेशियो आई वो 3:1 की रेशियो थी फिनोटिपिक, लेकिन जब हम फाइंड किया बाद में तो असल में इसकी जो जीनोटिपिक रेशियो थी वो 1:1 थी। 1 वाज द होमोजाइगस टॉल, 1 वाज द होमोजाइगस डिवाफ, और दो जो है वो हेट्रोजाइगस टॉल थे। उनके अंदर रिसेसिव अलील मौजूद तो था लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हुआ। ठीक है, ये उसके पास उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था टाल प्लांट का, डिवाफ प्लांट के साथ F1 सारे के सारे टाल थे लेकिन हेट्रोजाइगस थे, इनका क्रॉस उसने आपस में करवाया तो F2 उसके पास जो आई वो टॉल और डिवाफ दोनों आई। फिनोटिपिक रेशियो 3:1 की आई, जीनोटिपिक रेशियो 1:1 की। ये क्रॉस ह्यूमन में भी पॉसिबल है सेग्रीगेशन के लाज, लेकिन ह्यूमन में एज सच हम उस तरह से क्रॉसेस नहीं करवा सकते, लेकिन हम फैमिलीज की हिस्ट्री स्टडी कर सकते हैं थ्रू पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस जैसे हम बात करें, एक ट्रेट है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म, उस एल्बिनिज्म में जो नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं ना, उनकी जीनोटाइप कैपिटल ए की सूरत में है और वो इंडिविजुअल दिखने में बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वो इंडिविजुअल जो कैपिटल ए स्मॉल ए की सूरत में है और स्मॉल ए की सूरत में है, उनके अंदर रिसेसिव अलील मौजूद है। लेकिन जब रिसेसिव फैक्टर की मौजूदगी के साथ साथ डोमिनेंट फैक्टर भी होगा तो फिनोटिपिकली वो नॉर्मली होगा, लेकिन हम उसको कैरियर कह देंगे। लेकिन अगर दोनों के दोनों ही रिसेसिव है तो वो अफेक्टेड हो जाएगा, एल्बिनिज्म। अब सपोज दो पेरेंट्स, एक जो है उसमें पेरेंट्स में से एक पार्टनर नॉर्मल है और दूसरा अफेक्टेड है, यानी कि कैपिटल ए और स्मॉल ए। ठीक है, कैपिटल ए वाले दो इंडिविजुअल और कैपिटल ए वाला एक इंडिविजुअल और स्मॉल ए वाला एक इंडिविजुअल, इनका आपस में जो है वो क्रॉस हुआ। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये दोनों फैक्टर गैमेटोजेनेसिस के दौरान एक एक अलग हो गए। ठीक है, ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से अलग हो गए, ये भी एक दूसरे से अलग हो गए। ये है सेग्रीगेशन। और उसके बाद जब ये गैमेट्स आपस में मिले फर्टिलाइजेशन के वक्त, तो जाइगोट में ये फिर पेयर की सूरत में एग्जिस्ट कर गए। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर जो है वो सेग्रीगेशन हो रही है, सेग्रीगेशन जरूर हो रही है गैमेटोजेनेसिस के। आपके सामने ये पेडिग्री है, इसको जरा सॉल्व कीजिएगा। इस पेडिग्री में एक अफेक्टेड फीमेल दिखाई गई है और एक नॉर्मल मेल दिखाया। उनकी शादी हुई, F1 जो है वो उनके जो बच्चे हैं वो देखें आप, दोनों के दोनों मेल और फीमेल उस हवाले से। ठीक है, तो उसके बच्चों में ये एक ही उनके जो है वो ऑफस्प्रिंग दिखाई गई है, दैट इज अ फीमेल, और वो नॉर्मल है। उसकी शादी मजीद फिर एक नॉर्मल के साथ हुई, उसकी ऑफस्प्रिंग दिखाई गई है कि 3 उसके बच्चे थे वो किस सूरत में है, और फिर उनकी आगे शादियां हुई तो फिर आगे उनकी नस्ल। तो ये नस्ल दर नस्ल ये एल्बिनिज्म का करैक्टर दिखाया गया है
कि उस एक अफेक्टेड वुमेन की तरफ वजह से आगे देखें मेल भी फीमेल भी नेक्स्ट प्रोजनी के अंदर जो है वो अफेक्टेड हो सकते हैं। ये देखें फर्स्ट प्रोजनी के अंदर जो है वो अफेक्टेड नहीं हुए, लेकिन अगली नस्ल के अंदर ग्रैंड सन्स के अंदर, ग्रैंड डॉटर्स के अंदर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होता है ह्यूमन के ट्रेड्स के ऊपर भी। कुछ हमें चीजें नजर आती हैं जो हमें लगता है कि शायद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ ओबे नहीं हो रहा, जैसे जहां पर हम को डोमिनेंस देखते हैं या जहां पर हम ओवर डोमिनेंस देखते हैं, सॉरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखते हैं, हमें लगता है कि शायद यहाँ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ओबे नहीं हो रहा। जैसे हम बात करें कि आपके पास एक चिक है ब्लैक कलर की, उसका क्रॉस एक वाइट कलर की जो चिकन के साथ जो वो हुआ है, F1 अगर डोमिनेंट ब्लैक है तो ब्लैक बननी चाहिए थी, लेकिन वो ब्लैक नहीं बनी, वो ब्लू बनी। इसका ब्लू का आपस में जब क्रॉस करवाया गया ब्लू का ब्लू के साथ, तो F2 सारी ब्लू होनी चाहिए थी, लेकिन वो फिर ब्लैक ब्लू और व्हाइट तीनों बन गए। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि फिनोटिपिकली तो यहाँ पर वो लॉ ऑफ डोमिनेंस ओबे नहीं हो रहा, बल्कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ गई हुई है। लेकिन जीनोटिपिकली तो ये वही रेशियो ही है 3:1 की, वही सेग्रीगेशन के रूल्स को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, कि देखें गैमेटोजेनेसिस के वक्त इसमें से एक फैक्टर आया, इसमें से एक फैक्टर आया, ये दोनों फैक्टर आपस में मिले, तो इसका मतलब है ये फैक्टर सेग्रीगेट किए थे पहले, सेग्रीगेशन हुई है। अब आगे इसके भी आगे जो गैमेट्स बनेंगे उसमें भी कैपिटल सी बी के साथ अगर जो है वो कैपिटल सी बी दोबारा आ जाएगा तो वो ब्लैक बनेगी। ठीक है, ये ब्लैक होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है। तो अगर हम इसको कलेक्टिव देखें तो वही वो 3 और ये 1, और अगर हम अलग अलग देखें तो 1:1 की जीनोटिपिक रेशियो पूरी हो रही है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। ऐसी बात कर लें कि अगर एक कैटल है वो रेड है, उसका क्रॉस एक वाइट के साथ जब हो गया काउ का, तो रेड काउ के वाइट काउ के साथ क्रॉस करवाने से F1 रॉन बन सकते हैं, दोनों रेड और व्हाइट पैचेस उसके अंदर मौजूद होंगे। तो ये रॉन का बनना ये इंडिकेट कर रहा है कि को डोमिनेंस होगी है। लेकिन आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि क्या उस F1 के अंदर दोनों के दोनों जो है वो रेड के जो है वो ट्रेड्स गए हैं या व्हाइट के गए, नहीं दोनों के ही गए हैं। इसका मतलब है कि सेग्रीगेशन के वक्त जो है वो क्या हुआ कि वो जो पेयर में फैक्टर थे वो एक दूसरे से अलग हुए और एक एक फैक्टर मिला जीन गैमेट्स को, और ये गैमेट्स जब आपस में मिले तो आगे जाइगोट में फिर वही वो पेयर बन गया। अब वो रेड से आने वाला वो रेड का अलील और व्हाइट से आने वाला वो व्हाइट का अलील, वो दोनों अलील शो होके रॉन एनिमल बना देंगे। कितनी एग्जांपल्स हैं, आप इसमें ड्रोसोफिला की एग्जांपल भी आगे ले सकते हैं। ठीक है, वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को किसी दूसरे एनिमल के ऊपर, हर एक इंडिविजुअल के ऊपर ये अप्लाई हो सकता है, हर एक इंडिविजुअल को। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को पूरा स्टडी करने के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझना जरूरी था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? ये एक ऐसा क्रॉस है जिसमें सिर्फ एक ट्रेट को ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स वाले ट्रू ब्रीडेड प्लांट्स, जैसे हमने एक बात की टाल की डिवाफ के साथ, येलो सीडेड की ग्रीन सीडेड के साथ। ठीक है, एक ट्रू ब्रीडेड यानी कि एक जो है वो आप कह लें होमोजाइगस डोमिनेंट और एक होमोजाइगस रिसेसिव, आप उनका क्रॉस करो। ठीक है, आप सिर्फ एक ट्रेट स्टडी कर रहे हैं, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। जिनका क्रॉस करवाया जाएगा वो पेरेंट्स और उनकी फिर आगे F1 और फिर आगे F2 जो है वो बनेंगे। ये आपके सामने एक क्रॉस है एक टाल का एक डिवाफ के साथ, और आप यहाँ पर देख लें कि आप सिर्फ एक ट्रेट देख रहे हैं, हाइट, सिर्फ एक ट्रेट हाइट, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दो ट्रेट देखते, जैसे हम बात कर लेते प्लांट की हाइट के साथ प्लांट के सीड का कलर कर लेते, दो ट्रेड स्टडी कर रहे हैं, वो डाई हाइब्रिड हो जाता।
तो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर टाल का डिवाफ के साथ जब क्रॉस करवाया जाता है तो अगर कंप्लीट डोमिनेंस है तो F1 सारी की सारी जो है वो क्या होगी, वो टाल ही होगी। और अगर जो है वो फिर इन टाल का आपस में क्रॉस करवाया जाए तो F2 जो है वो क्या होगी, वो टाल और डिवाफ दोनों वो 3:1 की रेशियो से जो है वो, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आप सिर्फ एक ट्रेट को ऑब्जर्व करें। इस तरह से एक और क्रॉस है जी टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है कि आपके पास इंडिविजुअल बने हैं, आपको उनकी फिनोटाइप का पता है लेकिन जीनोटाइप का नहीं पता। आपको फिनोटाइप का पता है लेकिन जीनोटाइप का नहीं पता। तो जीनोटाइप को चेक करने के लिए, यानी कि ये चेक करने के लिए कि ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है। टेस्ट क्रॉस में क्या करवाया जाएगा कि जो आपके पास जीनोटाइप वो फिनोटाइप वाला इंडिविजुअल मौजूद है, आप उसका क्रॉस करवाएंगे एक रिसेसिव फिनोटाइप वाले के साथ। और सपोज आपके पास एक प्लांट था, वो येलो सीड प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन आपको नहीं पता कि ये येलो होमोजाइगस वाला प्लांट है या ये हेटेरोजाइगस है, ये आपको नहीं पता। तो आप इसका क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, एक ऐसे इंडिविजुअल के साथ जिसकी फिनोटाइप का आपको पता हो, रिसेसिव। क्योंकि अगर डोमिनेंट वाले लेते तो वो तो पता नहीं होना था ना होमो है कि हेटेरो है। रिसेसिव है तो कंफर्म है होमोजाइगस है, रिसेसिव है, उसके साथ क्रॉस करवाएंगे। और उसके साथ क्रॉस के नतीजे में अगर F1 सारी डोमिनेंट बनती है तो इसका मतलब है कि वो पेरेंट होमोजाइगस था। और अगर उस क्रॉस के नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग इस तरह से बनती हैं कि आधी जो है वो डोमिनेंट फिनोटाइप वाली और आधी रिसेसिव वाली, तो इसका मतलब है कि ये जो क्रॉस था, इसमें जो ऊपर इंडिविजुअल लिया गया था, दैट वाज द हेटेरोजाइगस, वो हेटेरोजाइगस था। तो 50-50 की रेशियो जो है निकली। तो अ क्रॉस which is used to detect the genotype, that is called as the test cross। ये आपके सामने कुछ पजल्स हैं, ये नोट कर लीजिएगा, ये असाइनमेंट की सूरत में है, ठीक है। और इसको आपने सॉल्व करना है। जैसे पहली जो है वो हमारे पास प्रॉब्लम है कि ड्रोसोफिला जो कि नॉर्मल वाइल्ड टाइप विंग्स है उसका क्रॉस वेस्टिजियल विंग्स वाली ड्रोसोफिला के साथ हो गया है। तो आपने F1 और F2 प्रोजेनी फाइंड करनी है और उसकी जीनोटिपिक रेशियो। इस तरह से एक और क्रॉस है जी, सपोज के दो पेरेंट्स हैं, दिखने में नॉर्मल है, लेकिन उनके पास एक ऐसा बच्चा है जो एल्बिनिज्म का शिकार है। ये कैसे मुमकिन? इसी तरह से दो कैटल्स हैं रॉन, उनका आपस में क्रॉस हुआ है और क्रॉस के नतीजे में F2 बनी है, जो इंडिविजुअल्स बने हैं। तो आपने देखना है कि उस इंडिविजुअल्स की फिनोटिपिक रेशियो क्या है। तो ये आपने जो है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। दैट इज अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सिर्फ मटर के पौधों के लिए नहीं है, ये हर एक इंडिविजुअल पे अप्लाई होता है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो आपने जो है मुझे व्हाट्सएप करना है और इसको सॉल्व करके उस पेज को आपने जो है या मेल कर देना है या व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। ये आपके असाइनमेंट भी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिस्कस करेंगे।